Monica and today we are going to study the famous Ohm's law. Okay, ये हमारे ओम साहब हैं और ये आए क्यों और क्या करते हैं हम लोग आज वही जानने वाले हैं. ओके तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. बट बिफोर डैट मैं आपको ये नोटिस करा दूं कि अगर आपने इसके 3 लेक्चर्स, इसके पहले के 3 लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं, डेट आर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट. ओके तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ विजिट माई प्लेलिस्ट. आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे तीनों लेक्चर्स अटेंड कर लो, फिर ये लेक्चर अटेंड करना. क्योंकि ऐसा ना बेटा कि सारे के सारे लेक्चर्स ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. फाइन. तो अगर आपको तीनों के बारे में आपको नहीं पता होगा ना, तो फिर इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आ पाएंगी. ओके बेटा. And now here my email address is given. So if you want to contact me, just mail here. और अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट पूछना है तो फिर तो कमेंट सेक्शन है ही, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो. ओके एंड बेटा अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ अप्लाई किया करो. ओके और पसंद नहीं आते हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो. ओके सो लेट अस स्टार्ट आवर. ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग छोटा सा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ओके एक्चुअली ओम्स लॉ भी इससे रिलेटेड है, सो वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी. फाइन. इसके बारे में आपको पता भी है, आपने 8 में पढ़ रखा है. देखो एक कंटिन्यूअस पाथ, ओके एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ जिसे होकर के करंट फ्लो कर सकती है, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. ओके और इलेक्ट्रिक सर्किट का सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है बेटा? बैटरी होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑब्वियसली बैटरी प्रोवाइड कराता है. फाइन. अच्छा बैटरी के अलावा ऑब्वियसली वायर जिसे होकर के करंट फ्लो करती है ना, कंडक्टर. ओके तीसरा मेन कंपोनेंट क्या होता है? तो बल्ब या अदर डिवाइसेस है ना, इसी को तो हम जलाते हैं. हम इससे देखो, इसको जलाने से 2 फायदा. पहला तो पता चलता है कि हमारा सर्किट कंप्लीट है. ओके एंड दूसरा तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा इसलिए करते हैं ताकि उसको यूज़ कर सके. फाइन. एंड फाइनली अ स्विच, क्योंकि अगर इस डिवाइस को बंद करना हो, चालू करना हो तो फिर तो स्विच तो होना ही चाहिए. फाइन. ये आपको ऑलरेडी पता है. इस क्लास में आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं ना, वो जानना है. क्योंकि पेपर पे तो आपको लिखना पड़ेगा ना, आप बल्ब का डायग्राम ड्रॉ तो नहीं करोगे है ना. तो फिजिक्स में इसके लिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग वायर को जस्ट एक सिंगल लाइन से डिनोट कर दिया जाता है. अगर वायर में कोई ज्वाइंट है तो उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है. सेल के लिए एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल. देखो बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस. ओके एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी. फाइन. एंड हियर ammeter measures द इलेक्ट्रिक करंट. ओके अच्छा वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? तो वोल्टेज मीटर मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. ओके अच्छा इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. फाइन. नाउ दिस इज योर होमवर्क. गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया जाता है, इसका क्या फंक्शन है? ओके आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है. फाइन. एंड हियर इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे बनाते हैं. रेजिस्टेंस जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ में. फाइन. लेकिन हाँ रेजिस्टेंस को बनाते कैसे हैं, इसका सिंबल ये आप याद रखना. अच्छा स्विच के लिए देखो ये दोनों है ओपन स्विच के लिए और ये दोनों क्लोज स्विच के लिए. फाइन. ये और आपको ऑलरेडी पता है. फाइन. अब आपको जो नहीं पता है ना वो ये है. देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. ओके और सेकेंड और थर्ड लेक्चर में मैंने बताया कि वही चार्ज जब पर यूनिट टाइम किसी पॉइंट से फ्लो होते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो करंट है. पर वहाँ पे मैंने ये नहीं बताया था कौन सा चार्ज फ्लो होता है. फाइन. इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन. बेटा आप सोच करके बताओ कि कौन सा चार्ज फ्लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो बेटा न्यूक्लियस में होता है ना. 9th क्लास में आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, है ना. तो जब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा और जो कि ऑर्बिट में होता है ना. तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, तो वहाँ पे चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन. So now we can say that the flow of electron per unit time at a point is called current. Okay? इस वजह से आपको कंडक्टिंग वायर दिखाया गया है और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं. ओके जब भी सर्किट कंप्लीट नहीं होती है तो किसी भी वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं किधर से भी. ओके एंड जैसे ही यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाती है विद अ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये फिर सडनली क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं एक लाइन में और एक तरफ से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं. फाइन. बट अब फिर से ये सवाल आती है कि मैम मूव किधर से करेगा? अभी इसका किसी का सर इधर है, किसी का सर इधर है ना, लेफ्ट राइट. तो फिर लेफ्ट से मूव करेगा कि राइट से मूव करेगा? ओके तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोगों के नेक्स्ट स्लाइड में. ओके देखो बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. ये हमारा सर्किट है. ओके यहाँ पे ये सेल है प्लस और माइनस. फाइन. और यहाँ पे ये कंडक्टर है.
ओके तो कंडक्टर में आप देख रहे हो कि इधर से करंट जो है वो फ्लो हो रही है, एक्चुअली नॉट करंट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। ओके हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही करंट कहते हैं, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे बैटरी में यहाँ पे माइनस है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उधर से ही फ्लो करेंगे ना। तो देखो इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करे यहाँ पे, है ना। कंडक्टर में भी अपने आप अरेंज हो गए इलेक्ट्रॉन्स और इधर से फ्लो करना स्टार्ट करे, पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, फाइन। बट कन्वेंशनली हम लोग इस डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नहीं मानते हैं। मानना चाहिए, ठीक ना, बट मानते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पुराने वाले जो साइंटिस्ट थे वो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग इधर से डायरेक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पहले ही कह रखा था कि नहीं हम लोग प्लस से माइनस ही डायरेक्शन लेंगे करंट का, तो हम लोग भी अभी भी प्लस से माइनस ही करंट का डायरेक्शन रखते हैं, फाइन। बट ये कन्वेंशनली है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, तो प्लस से माइनस की तरफ, लेकिन क्या एक्चुअली सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, फाइन बेटा। ओके इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में भी बना रखा है। देखो ये ग्रीन कलर से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, फाइन। यानी इसका करंट का डायरेक्शन जो है हम लोग उल्टा लेते हैं, अपोजिट लेते हैं, फाइन। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। देखो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा? ओके नाउ ये छोटा सा है, आपको सर्किट बनाने कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि बैटरी कैसे लगाएंगे, है ना। यहाँ पे बैटरी का प्लस टर्मिनल यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली प्लस वाले से ही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, है ना। तो प्लस वाले देखो यहाँ पे आई मतलब करंट, ठीक है, यहाँ से करंट देखो फ्लो कर रही है, यहाँ पे वायर ज्वाइंट है, तो यहाँ पे देखो ये करंट इधर भी जाएगी और ये करंट इधर भी जाएगी। यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर लगा हुआ है। बेटा आपको पता है ना वोल्ट मीटर को हम लोग करेक्ट पैरेलल में लगाते हैं। देखो यही है पैरेलल, ऐसे ही लगाया जाता है। ओके हाँ, पैरेलल सीरीज के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर ये पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता चलेंगी, फाइन। बट यहाँ पे बस आप सीख लो कि पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को। ओके अच्छा, यहाँ पे भी वोल्ट मीटर में देखो प्लस से आ रही है करंट इधर, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस रहेगा, फाइन। फिर यहाँ पे आएगी करंट इधर से और इधर से भी करंट आएगी, फिर यहाँ पे ये आमीटर लग जाएगा, फिर यहाँ पे ये स्विच लग जाएगा। ओके बेटा, आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके चलिए अब बारी है हमारे ओम साहब को पढ़ने की। ओके हियर द फेमस ओम्स लॉ। देखो बेटा ये फेमस इसलिए है ना क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक लॉ है। जैसे कि न्यूटन साहब का ग्रेविटी का लॉ बेसिक था ना, उसी तरीके से यहाँ पे ओम साहब का ये बेसिक सा लॉ है, इस वजह से इतना फेमस है। बाकी ये कुछ ज़्यादा बड़ा लॉ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड लॉ नहीं है, आप इसको पढ़ चुके हो। अगर आपने मेरे 3 वीडियोस देखे हैं ना पहले के, तो आप ये पढ़ चुके हो, बस आपको वहाँ पे नाम नहीं पता था कि ओ इसी को ओम्स लॉ कहते थे। ओके देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान में रखना, इस वजह से मैंने रेड का निशान लगा दिया है। ओके देन current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends। आपको पता है तो है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट होगा, है ना। ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ज़्यादा करंट होगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो कम करंट होगा, है ना। कहते तो है घर में कि वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा है, वोल्टेज कम है तो करंट कम है ना, कहते हैं ना। बस यही तो है ओम्स लॉ। ओके पर आपको तो पता था ना ये चीज़। ओके अब इसको न्यूमेरिकली अगर लिखना हो तो देखो कैसे लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके चलिए अभी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर आपको रिमूव करना है, ये तो मैथमेटिक्स है, तो आपको कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, है ना। इस कांस्टेंट को ओम साहब ने एक मेंशन किया था। ओके और इसी कांस्टेंट को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा था पीछे कि मैं आगे बताऊंगी ओम्स लॉ में। ओके हाँ तो ये तो है उपलब्धि ओम साहब की कि उन्होंने ही दिया था रेसिस्टेंस, ठीक है, एज अ कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट क्यों कहते हैं, इसको यूज़ कहाँ करते हैं, ये एक्चुअली है क्या। ओके बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे अभी 2 मिनट बाद। ओके फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं। नाउ इसको अरेंज करके लिख सकते हैं V = IR, फाइन।
अब देखिए बेटा, ये मैथमेटिक्स है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, आपको पता है, बट मैंने कहा है कि आपको थ्योरी पता है तो न्यूमेरिकल तो चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा। आपके पास 3 फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। अगर इस तीनों में से कोई 2 पता हो तो तीसरा तो आराम से निकल जाएगा, है ना। बट बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई निकालना है तो वी और आर को कैसे पुट करे, फिर वी निकालना है तो आई आर को कैसे पुट करे। ओके, तो उन सारे बच्चों के लिए ये ट्रायंगल है। फाइन, देखो इस ट्रायंगल में क्या करना है ना कि V और आई आर लिख देना इस तरीके से अरेंज करके, और अगर आपको V निकालना है तो I इंटू आर, अगर आपको R निकालना है तो V अपॉन आई, आपको I निकालना है तो V अपॉन आर, है ना। अच्छा सा, ओके। तो ये देखो, इसकी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप यहीं से निकाल सकते हो। फाइन, अगर आप मैथमेटिक्स आपको थोड़ी सी भी आती है तो, बट फिर भी ये वाला ट्रायंगल बहुत हेल्पफुल होगा। ये बेटा फाइन, अब हम लोग चलते हैं रेसिस्टेंस को पढ़ने के लिए। सो हियर इज द रेसिस्टेंस। बेटा रेसिस्टेंस जनरली कोई पूछता है ना तो हम लोग कह देते हैं कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, है ना, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। हमने जस्ट अभी देखा है, बट क्या इनफ है क्या? ये आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सही है कि R इक्वल्स टू V अपॉन आई, ओके, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। बट नहीं, इसे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, इनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है कि रेसिस्टेंस क्या है, इसको कहाँ यूज करेंगे। फाइन, तो इसको समझने के लिए आप ये मेरी बात सुनो। देखो बेटा, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, बाधा एक तरह की। अब होता ये है कि मान लो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ओके, ये वायर है, ये जो आपको स्काई कलर से दिख रहा है ना, ये वायर है, कंडक्टर है, ओके। तो इसमें होता क्या है कि वोल्टेज जो है ये धक्का देता है करंट को कि भाई तुम फ्लो करो एक पॉइंट से। देखो ये रस्सी जहाँ बंधी है वो पॉइंट है, तो ये धक्का देता है वोल्टेज, है ना। ज्यादा स्ट्रॉन्ग वोल्टेज होता है तो ज्यादा करंट फ्लो करता है, क्योंकि ज्यादा धक्का दे पाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, कहते हैं ना, दैट इज ओम्स लॉ। ओके, बट यहाँ पे ये रेसिस्टेंस आ जाता है। रेसिस्टेंस कैसा यूनिट होता है? ओम, ओके। ये रेसिस्टेंस आ जाता है, रुकावट आ जाता है। ये रेसिस्टेंस बोलता है कि नहीं, मैं तो करंट को फ्लो नहीं करने दूंगा, है ना, मेरे को करंट चाहिए। फाइन, अभी कितना करंट चाहिए? तो जितना ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा करंट चाहिए, कम स्ट्रॉन्ग है तो कम करंट चाहिए, ओके। यानी कि अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली करंट अपने आप कम हो जाएगी ना। अच्छा, अब जब अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो करंट अपने आप ज़्यादा हो जाएगी ना। बस, यानी कि वोल्टेज और करंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा। फाइन, बट रेसिस्टेंस और करंट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है रिलेशन। अगर रेसिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट अपने आप कम हो जाएगा, और रेसिस्टेंस घटाओगे तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा, ओके। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एग्जाम्पल समझो। अब हमको ये बताओ कि करंट कौन रोकना चाहता है? बताइए। आपका बल्ब, आपका फैन, आपका एसी, आपका कूलर, है ना, ये सब क्या करते हैं? करंट को रोक लेते हैं। रेसिस्टेंस ही तो है, बोलते हैं कि नहीं मेरे को करंट चाहिए। फाइन, और उसको जितना, देखो अगर एसी है तो उसको ज़्यादा करंट चाहिए, फाइन, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। अगर आपका रेफ्रिजरेटर है उसका भी रेसिस्टेंस ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, उसको भी ज़्यादा करंट चाहिए। बट आपका बल्ब जो है उसको कम ही चाहिए, है ना, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस कम है, उसको कम ही करंट से काम चल जाता है। फाइन, तो बल्ब जलाते हो तो करंट को जो है फ्लो होने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, थोड़ा सा करंट दे देता है बल्ब को, बाकी जो बच जाता है वो फ्लो हो जाता है। फाइन, बट अगर आप एसी चला रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा करंट ले लेता है, तब जितना बचता है उसको बोलता है भाई आप जा सकते हो। उसी तरीके से आप मोटर चलाते हो तो बहुत सारा करंट वो ले लेता है, भाई फिर जितना बचता है वो बोलता है भाई आप जा सकते हो। फाइन, यानी कि जिसका जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, जिस डिवाइस का जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा करंट कंज्यूम कर लेगा, फिर जितना बचेगा करंट वो मिल करके सर्किट कंप्लीट करता है। ओके बेटा, इसीलिए मैंने कहा था वहाँ पे बल्ब इज अ रेसिस्टेंस, रेफ्रिजरेटर इज अ रेसिस्टेंस। जितने भी डिवाइसेस आप यूज़ करते हो ना वो सारे के सारे क्या हैं? रेसिस्टेंस ही तो है। फाइन बेटा, यानी कि आपको रिलेशनशिप भी समझ आ गया होगा एंड रेसिस्टेंस है क्या कंसेप्चुअली आपको वो भी समझ आ गया होगा, ओके। बट अगर अभी भी कोई दिक्कत है, आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना मेरे को। फाइन बेटा, नाउ आपको ये भी समझ आ गया होगा कि रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, तो जिन्होंने उसको ढूंढा उसी के नाम पे उसका ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, है ना, ओम। फाइन, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। अच्छा, ओम का सिंबल देखो, ये यूनिक सा है, ये सिंबल है,
फाइन। एंड रेसिस्टेंस को तो बार बार रेसिस्टेंस नहीं लिखेंगे, तो रेसिस्टेंस के बदले में कौन सा सिंबल यूज करेंगे, दैट इज आर। जैसे करंट के लिए आई यूज करते हैं वैसे ही रेसिस्टेंस के लिए आर। ओके बेटा, नाउ बेटा मैंने जो आपको समझाया ना वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप खुद रीड भी कर सकते हो, आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख रखा है, बट वैसे तो मैं आपको समझा ही रही हूँ। फाइन, हाँ यहाँ पे अब आई थिंक आपको लगता है कि 1 ओम लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने मेरे वीडियोस देख रखे हैं। मैंने आपको बताया है कि जब भी 1 करके यूनिट को डिफाइन करने पूछा जाए तो आपका उसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला वाला डेफिनेशन होता है उसमें हर जगह हर फिजिकल क्वांटिटी के ऐसा यूनिट के साथ 1 लगा दो, बात खत्म। फॉर एग्जाम्पल 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट कर दिए और करंट को 1 एम्पियर कर दिए। फाइन, अच्छा उसी तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, तो R के लिए 1 ओम और वोल्टेज के लिए 1 वोल्ट एंड करंट के लिए 1 एम्पियर, है ना, सिंपल सा। ओके, आई थिंक आपको अब फिजिक्स बहुत इजी लग रहा होगा, अगर वाकई में लगता है तो कमेंट करके मेरे को बताना। ओके बेटा, फाइन। नाउ आपको वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस में रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा बेटा, दैट इज V इज इक्वल्स टू I R। ओके, नाउ अगर आपको ग्राफ खींचना हो तो ग्राफ कैसे खींचोगे बेटा, तो ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास 2 क्वांटिटी है, दैट इज करंट एंड वोल्टेज, और आपको पता है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस वाले आपको टॉपिक से समझाते आ रही हूँ कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, दैट इज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फाइन, एंड ये आप ट्रिक याद रखो कि कभी भी कोई भी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, कोई 2 क्वांटिटी, तो उसका जो ग्राफ खींचते हैं ना वो स्ट्रेट लाइन जाता है। फाइन बेटा, तो देखो यहाँ पे भी I और V है, तो आप I और V को यहाँ पे प्लॉट कर दो x एक्सिस और y एक्सिस पे, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। फाइन, एंड जब आप इसको प्लॉट करके जब ये देखो बेटा, ये जो स्लोप देगा ना ग्राफ का, ये स्लोप है ना, ये जो स्लोप देगा ना इसको रेसिस्टेंस बोलेंगे। ओके, तो यही रेसिस्टेंस है। तो आप देख लो ना, आप अगर मान लो कि यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो जिस रेशियो से ये बढ़ता है ना उसी रेशियो से ये भी बढ़ता है, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन चला जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बताती हूँ कि यहाँ पे बोला जाता है कि आप इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज इस पॉइंट का नाम A है, इस पे आप रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे करोगे, तो बेटा R इज इक्वल्स टू कितना होता है, V अपॉन I होता है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल से नीचे तक लेके जाएंगे, तो यहाँ पे समथिंग ये 7 के आसपास आएगा वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये 5 है, यहाँ पे 5 का गैपिंग है, तो ऑब्वियसली 5, 6, 7 के आसपास आएगा। ठीक, यानी कि वोल्टेज कितना हो गया, 7 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे स्केल से खींचो यहाँ तक, तो ये आएगा, देखो 2.5 का अंतर है, इसको 3 मान लेते हैं, 3 के आसपास आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/3। ओके, दैट विल बी द रेसिस्टेंस। आपको डिवाइड करना है तो करो, नहीं करना तो फिर सही है, उतना ही ओम, ठीक है, 7/3 ओम। ओके बेटा, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आता है एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए। ग्राफ दे दिया जाता है और यहाँ पे किसी पॉइंट को मेंशन करके बोला जाता है कि यहाँ पे आप रेसिस्टेंस फाइंड करो। ओके बेटा, सो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है? वैसे मैं सोच रही हूँ कि न्यूमेरिकल जो है ना, मैं जब सीरीज और कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा दूंगी ना, तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैं एक साथ आपको कराऊंगी। ओके, बढ़िया वाला न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये तो इजी से न्यूमेरिकल है कि 2 वैल्यू दिया है, तीसरी आप निकाल लो, ये तो इजी से न्यूमेरिकल है, कोई भी निकाल लेगा। फाइन, तो हम न्यूमेरिकल अच्छी खासी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही, और इसके बाद का जो मेरा पार्ट है ना वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपको नहीं पता होंगी। फाइन, जैसे आज रेसिस्टेंस आपको नहीं पता था। फाइन बेटा, सो आप मेरे साथ बने रहिए, एंड वीडियोस पसंद आते हैं तो बिल्कुल लाइक करो या डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट करो। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। ओके, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।